हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और हम पढ़ने जा रहे हैं आज की वो प्रमुख खबरें जो आईएएस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों कल आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैशलेस इकोनॉमी को अपनाना चाहती है, तो उसी के लिए दोस्तों गवर्नमेंट दो स्कीम लेकर आई है, लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना। ये योजनाएं दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जिन लोगों को 2017 का प्रीलिम्स का एग्जाम देना है उनसे इस योजनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये योजनाएं क्यों लाई गई हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये सब। तो एक तो दोस्तों आपने याद रखना है कि लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को नकद भुगतान की व्यवस्था से डिजिटल व्यवस्था की ओर मोड़ना है। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? ये जो लकी ग्राहक योजना है ये तो ग्राहकों को इनाम देने के लिए लाई गई है, और जो डिजिधन व्यापार योजना है इसमें व्यापारियों को कुछ ड्रा निकाले जाएंगे, उनके थ्रू कुछ इनाम दिया जाएगा। वो इनाम कितने का होगा, कब से दिया जाएगा, ये सब आपके काम का नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ड्रा निकाल कर ग्राहकों को कुछ इनाम दिए जाएंगे, व्यापारियों के नाम के भी ड्रा निकाले जाएंगे, उनको भी कुछ इनाम दिए जाएंगे। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है दोस्तों इस योजना को? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 25 दिसंबर से विजेताओं की घोषणा करेगा। तो एक तो आपने याद रखना है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक याद रखना है कि इसका उद्देश्य नगद भुगतान से डिजिटल व्यवस्था की ओर जाना, और दूसरा लकी ग्राहक योजना ग्राहकों के लिए और डिजिधन व्यापार योजना व्यापारियों के लिए। दोस्तों ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया क्या होता है, इसी लेक्चर में हम आगे इसको समझने वाले हैं। दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी हम कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में जो भी डेली डेवलपमेंट होंगे हम उनको पढ़ते रहेंगे, और लास्ट में जब फाइनल ये टॉपिक हो जाएगा और हमको लगेगा कि इसको पूरा कवर कर लेना चाहिए, तो शुरू से लास्ट तक पूरी समरी हम आपको एक ही लेक्चर में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करा देंगे। जो रिसेंट अपडेट है दोस्तों वो ये है कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान की लागत कम करने के उपाय कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान की लागत कम करने के उपाय, अभी पीछे दोस्तों आपने सुना होगा कि सरकार ने कहा था कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उनको वो कम करने जा रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है। तो अब ये दोनों लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं और उस लागत कम करने के उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों वित्त मंत्री जी ने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करना है, ना कि इसे ख़त्म करना। इसका मतलब जो डिबेट अभी तक चल रही थी कि कैश लेस इकोनॉमी वर्सेस लेस कैश इकोनॉमी, अगर आप कैशलेस इकोनॉमी भी कहते हैं तो उसका अर्थ भी दोस्तों लेस कैश इकोनॉमी ही होता है। उन्होंने दोस्तों कहा कि डिजिटल लेन देन नकद लेन देन के समानांतर एक सुविधा है। यह नकद लेन देन को प्रतिस्थापित करने वाली नहीं है, उसके समानांतर है। नकदी रहित अर्थव्यवस्था वास्तव में एक कम नकद भुगतान वाली व्यवस्था ही होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नकदी विहीन नहीं हो सकती। ये कुछ लाइन है दोस्तों, अगर इस तरह का आपको कुछ वर्सेस सुनने मिले कि कैशलेस वर्सेस लेस कैश, तो आप ध्यान रखें कि कैशलेस जैसा कुछ भी नहीं होता। जब हम कैशलेस बोल रहे होते हैं तो उसका मीनिंग भी लेस कैश ही होता है। और दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन की लागत कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार यथासंभव डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना चाहती है, क्योंकि ये दोस्तों आपको बहुत काम रखना है, क्योंकि बहुत अधिक अनुपात में नकदी के प्रयोग की अपनी सामाजिक और आर्थिक लागत और परिणाम होते हैं। दोस्तों ये ऐसी लाइन है, इसको तो मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी दिया जा सकता है। वो पूछ सकते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि बहुत अधिक अनुपात में नकदी के प्रयोग की अपनी सामाजिक और आर्थिक लागत और परिणाम होते हैं, इसके क्या मीनिंग है, इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या आंसर आ सकता है। वही दोस्तों इशू अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, एक बार इसको पूरा हो जाने दीजिए, सब कुछ आपको डिटेल में दे दिया जाएगा। दोस्तों हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अभी क्या दो नई स्कीम लाए हैं, लकी ग्राहक योजना, डिजिधन व्यापार योजना। वित्त मंत्री ने जो नए स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया है कि कैशलेस का क्या मीनिंग है। और कैशलेस इकोनॉमी में दोस्तों चुनौतियां हम कल ही जान चुके हैं कि हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, हमारे पास बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट की एबिलिटी नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोगों का मानना है कैशलेस डिजिटल डिवाइड को और बढ़ावा देगा। और दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। जब दोस्तों आप चुनौतियां लिख रहे होते हैं मेंस के एग्जाम में, तब आप इस बात का ध्यान रखें, आप केवल चुनौतियां लिख के ना छोड़ दें। अगर आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो आप उनके साथ में कुछ एग्जाम्पल भी दें। जैसे अगर आप कोई चुनौती देना चाहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी के सामने साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती है, तो आप वहाँ कुछ
एग्जाम्पल दे सकते हैं, कह सकते हैं कि अमेरिका चुनावों में भी हैकिंग हुई, सर्च इंजन याहू ने शिकायत दर्ज की कि उसके यूज़र्स का डाटा चोरी हो गया, बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक भारत में 32 लाख डेबिट कार्ड का डाटा चोरी हो गया, वो इशू दोबारा करें। तो जब भी आप कुछ बोलें और अगर आप उसके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल दे पा रहे हैं तो ज़रूर दें, ये आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग साबित होगा। और दोस्तों मेंस में कोशिश की जाती है, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक संतुलित आंसर देंगे। तो आपने कैशलेस इकोनॉमी क्या है वो बता दिया, उसकी क्या आवश्यकता है वो बता दिया, उसमें चुनौतियाँ बता दी। तो कभी भी खाली चुनौतियाँ बता के ना छोड़ दें। उन चुनौतियों से लड़ने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, इस तरह की बातें भी अगर आप बोलेंगे तब आपका आंसर वो एक बैलेंस आंसर हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या प्रयास किया इसका, जो आज की न्यूज़ में था, वित्त मंत्री जी ने बोला कि सरकार इंटरनेट सेंधमारी के प्रति सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति भी जागरूक है। सरकार और रिजर्व बैंक इसकी चुनौतियों को समझते हैं, सरकार और रिजर्व बैंक दोनों इसकी चुनौतियों को समझते हैं और इसके लिए स्थापित प्रणालियों के इर्द गिर्द, मतलब जो भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए प्रणालियां हैं उनके इर्द गिर्द मजबूत डिजिटल सुरक्षा दीवार सुनिश्चित कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट इस तरह का कुछ प्रयास कर रही है। और क्या प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये भी न्यूज़ में था कि पहली बार 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इन नोटों में सुरक्षा फीचर्स भी समाहित किए गए हैं ताकि इन्हें और सुरक्षित बनाया जा सके और इनकी नकल ना हो सके। ये टॉपिक कैशलेस से नहीं है, लेकिन फर्जी नोट वाला मुद्दा होता है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। अभी दोस्तों आपने सुना कि NPCL लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के लिए विजेताओं की घोषणा करेगा। तो ये NPCL होता क्या है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। ये दरअसल दोस्तों एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों वो होते हैं जो एक साथ कई तरह के काम कर रहे होते हैं। इसको बनाया क्यों गया दोस्तों, तो विच एम्स टू अलाउ टू ऑल इंडियन सिटीजन टू हैव अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ई पेमेंट सर्विस। इसका मतलब ई पेमेंट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, यानी कि ये भी कैशलेस इकोनॉमी में मदद करता है। और दोस्तों इसको प्रमोट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों कि एम्स टू मूव इंडिया टू कैशलेस सोसाइटी विद ओनली डिजिटल ट्रांजैक्शन। और दोस्तों इसके बारे में जो MCQ में पूछा जा सकता है वो दोस्तों रुपे कार्ड, आपको पता होना चाहिए कि रुपे कार्ड को NPCL ने इशू किया है। ये भी दोस्तों प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि NPCL के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखेंगे, नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों लाया गया है, ई पेमेंट सर्विस को बढ़ाने के लिए लाया गया है। ये कब बना था, 2008, ये इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करता है, कैशलेस सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहता है और रुपे कार्ड को इसने इशू किया था। अगर ये 3-4 बातें आप इसके बारे में लिखते हैं तो कोई भी अगर MCQ इससे आएगा आप आसानी से उसको कर लेंगे। एक दोस्तों मेंस के एग्जाम में आपको काम आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक फैसला दिया है जिसमें उसने कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया है। ये लाइन क्यों लिखी है दोस्तों, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने ये लिखा है इसलिए जिससे कि आप कुछ अच्छे शब्द सीखें। दोस्तों आप अच्छा आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपके पास अच्छा शब्द भंडार होगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो ये न्यूज़पेपर में लाइन थी कि सड़क सुरक्षा और लोक कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तो आपको इन बातों को इतने अच्छे से लिखना आना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई पाबंदी लगाई है तो कि सड़क सुरक्षा, फिर उसको लोक कल्याण से जोड़ा, फिर बोला कि दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो ये केवल आंसर राइटिंग के लिए दिया था, बाकी विशेष ज़रूरत नहीं है। ये कुछ डाटा है दोस्तों जो काम आ सकता है आपके आंसर में कि सड़क हादसों में लगभग 1.4 लाख मौत जो थी वो हर साल होती थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग विकलांग होते थे और विकलांग होने के कारण वो आजीवन रोजगार, फिर रोजगार से निर्भरता, निर्भरता से गरीबी। ये लाइन दोस्तों, ये लाइन विशेष कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है, बस ये आपको इसलिए बताने के लिए कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट कई तरह के आदेश देता है, कई तरह के निर्देश देता है, तो आप धीरे धीरे उनमें अंतर करने लगें। यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर सकता था, लेकिन उसने राज्य सरकार की विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों की स्थिति को देखते हुए व्यावहारिक आदेश दिया, जिसके तहत अगले साल 1 अप्रैल के बाद राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक ना तो किसी शराब दुकान को लाइसेंस दिए जाएंगे और ना ही पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाएगा। यहाँ आपने पढ़ा दोस्तों कि आदेश तत्काल प्रभाव से भी जारी कर सकता था, तो यहाँ से आप ये जानेंगे कि कुछ आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं
कुछ आदेशों के लिए समय दिया जाता है, कुछ आदेश ना होकर निर्देश होते हैं, आदेशों के मानना जरूरी हो वरना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। ये सब धीरे धीरे जब आप न्यूज़ सुनेंगे तब आप जानने लगेंगे। ये कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपके ज़्यादा काम नहीं आएंगे कि राजमार्गों पर हर 5 किलोमीटर में 3 दुकानें और ये सब, ये आपके काम का नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहें तो कोई नहीं है। ये दोस्तों ये हमने एथिक्स के पेपर की वजह से यहाँ पे लिया, एथिक्स का 4th पेपर। आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह के कुछ कानून उठाए जाते हैं तो वो कुछ बुराइयों को रोकने के लिए होते हैं। एथिक्स में दोस्त पॉलिटी में अगर आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे तो कानून, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, निर्देश दिए, सरकार ने क्या कानून बनाया, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन जब आप एथिक्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लोगों के अंतर्मन की बात की जाती है कि उनको अंदर से कैसे परिवर्तित करें। एथिक्स में ये माना जाता है, जब हम एथिक्स का आंसर लिख रहे होते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं कि जो कानून होते हैं वो अधिक प्रभावी नहीं होते क्योंकि वो बाहरी कारक होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आंतरिक कारक होती हैं और उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उस पेपर के हिसाब से दोस्तों इसमें क्या दिया है कि शराब के दुष्प्रभाव के प्रति सरकार और न्यायपालिका की बढ़ती संवेदनशीलता सराहनीय है। इसके बावजूद शराब की लॉबी और हमारी आदतें बार बार उठाए गए इन कल्याणकारी कदमों पर पानी फेर देती हैं। इसके लिए किसी भी कड़े कदम के साथ इन शक्तियों और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जहाँ दोस्तों शक्तियाँ किसको कहा जा रहा है, ये जो लॉबी हैं, हमें इनका ध्यान रखना है कि ये किस तरह से हमारे जो भी कानून आदेश होते हैं उनको कैसे ये निष्प्रभावी कर देती हैं। प्रवृत्तियाँ दोस्तों हमारी आदतें। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जो जनता की आदतें हैं उनको चेंज करने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये टॉपिक कहीं आप एथिक्स में अगर यूज़ कर सकते हैं कि खाली कानून से कुछ नहीं होगा, हमें जनता की आदतें बदलनी होंगी। ये दोस्तों मेंस में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। ये इशू डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों 2 तरह का डिजास्टर होता है, एक मैन मेड डिजास्टर, एक नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का एक टॉपिक आपने कल देखा था। मैन मेड डिजास्टर ये जो दुर्घटनाएं ये सब होती हैं उनके लिए अगर आप उपाय सुझाना चाहें तो अपने आंसर में आप ये भी लिख के अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस प्रकार का एक फैसला दिया है। इससे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। चौथी न्यूज़ क्या थी दोस्तों, माजुली द्वीप। न्यूज़ ये है कि असम सरकार ने माजुली द्वीप को देश का पहला कार्बन मुक्त जिला बनाने की परियोजना शुरू की है। दोस्तों माजुली द्वीप पहले भी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है और माजुली द्वीप जब चर्चा में है तो पुनः पूछा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ फैक्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं जो माजुली ये आपको प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। माजुली पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का प्रमुख केंद्र है। अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ आता है तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माजुली या माजोली, माजोली दरअसल दोस्तों क्या होता है, 2 समांतर नदियों के बीच की जगह। अगर 2 नदियाँ हैं तो उनके बीच की जगह को माजोली बोलते हैं। तो ये जो माजुली द्वीप है असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बहुत बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खैरकुटिया नामक धारा अवस्थित है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। माजुली द्वीप पे पूछे जा सकते हैं फैक्ट में कि ब्रह्मपुत्र नदी इसके दक्षिण से जाती है या ये सब, तो आप ये इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है। एक दोस्तों प्रीलिम्स के हिसाब से ये मेंस में भी आपको काम आएगा और प्रीलिम्स में भी आपको काम आएगा। यह है दोस्तों अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में उसने क्या कहा है कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसके ऊपर सर्वे किया गया था। उसने कहा कि जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दुनिया में हैं अगर उन सबको किसी एक जगह में रख दिया जाए तो वो जगह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होगा। और दोस्तों उसने कहा कि जो टोटल इंटरनेशनल पॉपुलेशन जितना है उसका 3.3% जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। और इन प्रवासियों के मूल देशों की सूची में भारत सर्वप्रथम है। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि जो भी प्रवासियों के मूल देश हैं उसमें भारत नंबर 1 पे है। इसको नहीं भी याद रखेंगे 3.3% है तो काम चल जाएगा। दूसरा कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। ये 2 बातें भी अगर आप ध्यान रख लेंगे और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर उसको इकट्ठा कर दें वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और प्रीलिम्स में इतना बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक जो दोस्तों बड़ी न्यूज़ है वो है सरकार ने गेहूँ से आयात शुल्क हटा लिया। दोस्तों हुआ क्या, लगभग सितंबर के महीने के आसपास गेहूं पे आयात शुल्क था 25%, उसको घटा के सरकार ने कर दिया 10% और अब 10% से हटाकर कर दिया 0% और वो 0% भी दोस्तों अनिश्चित काल के लिए। सरकार ने दोस्तों इसका कारण क्या दिया, तो सरकार ने दोस्तों इसका कारण दिया कि गेहूं बहुत महंगा है और उसकी कीमत को सस्ता करने के लिए हम वो आयात करेंगे। आयात करने के बाद मार्केट में गेहूँ की मात्रा बढ़ जाएगी
और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल होता है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो फिर अगर डिमांड सप्लाई बढ़ेगी तो फिर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो दोस्तों कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि सरकार ने विमुद्रीकरण किया। ये तो सरकार का पक्ष था कि गेहूँ महंगा हो रहा है, हम आयात कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है सरकार ने विमुद्रीकरण किया। इससे किसान जब मंडी में अपना गेहूँ बेचने जाता था तो वहाँ पैसे की कमी के कारण उसको पैसा नहीं मिला, उसने मंडी में गेहूँ बेचना बंद कर दिया। जब मंडी में गेहूँ बेचना कम कर दिया उसकी बिक्री कम हो गई, इससे गेहूँ की सप्लाई कम हो गई और गेहूँ की कीमतें बढ़ती चली गई। और सरकार कह रही है कि इन बढ़ती कीमतों के कारण हमको गेहूँ को आयात करना पड़ रहा है। ये जो दोस्तों कीमतें बढ़ रही हैं ये गेहूँ की कमी की वजह से नहीं बढ़ रही हैं। और एक्सपर्ट का ये भी मानना है दोस्तों कि गवर्नमेंट का ये तर्क निराधार है कि गेहूँ महंगा हो रहा है, आप आयात कर रहे हो। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि एफसीआई के पास बफर स्टॉक होता है और वो बफर स्टॉक इसीलिए होता है, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब महंगाई हो रही होगी तब हम इस बफर स्टॉक से गेहूँ चावल जो भी होगा उसको बाहर निकाल देंगे, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास एट प्रेजेंट गेहूँ का लगभग 165 लाख टन का बफर स्टॉक है और फिर भी गवर्नमेंट बाहर से आयात कर रही है। जो लोग इस तर्क में हैं दोस्तों उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट ऐसा किस कारण से कर रही है। उनका दोस्तों मानना है कि गवर्नमेंट ऐसा ट्रेडर लॉबी के दबाव में कर रही है। ट्रेडर लॉबी के दबाव में कैसे दोस्तों कि ट्रेडर लॉबी दरअसल क्या है, अभी वर्तमान में इंटरनेशनल मार्केट और हमारे भारत का नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में गेहूं का जो प्राइस है वो ज़्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का प्राइस कम है। अगर कोई व्यापारी है और वो गेहूं से उत्पादित कोई चीज़ बनाता है, अगर वो भारत से उस चीज़ को ख़रीदता है तो उसको महंगा गेहूं खरीदना पड़ता है और वही गेहूं अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ जाता है। तो ये जो ट्रेडर लॉबी है इसका दबाव था कि आयात शुल्क को कम किया जाए, इनको बाहर से गेहूँ मंगाने दिया जाए। तो कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने इस ट्रेडर लॉबी के दबाव में आकर इम्पोर्ट शुल्क को जीरो कर दिया है। ये दोस्तों आपको कहाँ कहाँ काम आ सकता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काम आ सकता है। मेंस में दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें ये मुद्दा आ सकता है। प्रीलिम्स में दोस्तों क्या क्या पूछा जा सकता है जो चर्चा में था, एक आपने शब्द सुना होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है दोस्तों जिस पे गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी देती है कि आप ये प्रोडक्ट उत्पादित कीजिए, अगर मार्केट में आपको उसकी ठीक कीमत नहीं मिलेगी तो हम कम से कम आपको इतने रुपए देंगे। मान लिया कि गेहूं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि 1600 रुपये, तो अगर किसान कहीं बेचने जा रहा है और 1600 रुपये से कम में बिक रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको गारंटी दे रही है कि फिर आप हमारे पास आना, हम उसको 1600 में ले लेंगे। और अगर 1600 से महंगा कहीं मार्केट में बिक पा रहा है तो वो वहाँ पे भी बेच सकता है। तो आपने कुछ इस तरह की बातें याद करनी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसको कौन इशू करता है, ये सब। एक दोस्तों आपने ये चर्चा में सुना होगा कि ये रबी की फसल है गेहूँ और बोया जा चुका है, तो ये रबी की फसलें, खरीफ की फसलें क्या होती हैं दोस्तों। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पूछता है कि रबी की फसलें 3-4 फसलें देता है, उसमें से पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसलें हैं, कौन खरीफ की फसलें हैं। तो ये सब आप अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख लें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब हम मिलेंगे कल आप जानते हैं दोस्तों 17 दिसंबर सैटरडे में आपको डेली वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको मिलेगा टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर। और कल का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जीएसटी।